आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाखा सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मोरहाबादी रांची। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। आप हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को बताएं, चूँकि हम बात करते हैं साग सब्जियों को, तो हमारे झारखंड राज्य में बहुत तरह की साग जो हैं सालों भर कुछ ना कुछ मिलते रहती है। तो झारखंड के देसी साग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? झारखंड राज्य को अगर हम कहें उन साग प्रदेश की संज्ञा दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 100 से अधिक प्रकार के साग यहाँ पे हर एक मौसम में उपलब्ध रहते हैं, और जिसमें से कि 70% तो हमें खेती करने की ज़रूरत नहीं होती। वो स्वतः ही सड़कों के किनारे, खेत खलियान में और बाड़ियों में, जंगलों में अपने आप ही उपलब्ध रहते हैं। और 30% में जैसे हो गया कि पालक, चौलाई, मुनगा, मेथी, चना, इन सब की हमें खेती करनी होती है। तो इसी के संदर्भ में अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी अभियान चला रहे हैं, जैसे न्यूट्री गार्डन या पोषण वाटिका, और राज्य सरकार का है जैसे दीदी बाड़ी योजना। तो इसमें इनका ऐसा मॉडल होता है, ये सारे साग सब्जी, हरे पत्तेदार साग सब्जी, अगर 5 सदस्य का परिवार है तो इनका इस तरीके से मॉडल है कि 1 से 2 डिसमिल एरिया में वो न्यूट्री गार्डन लगाना है, पोषण वाटिका लगाना है, जिससे कि 12 मास, 12 महीने में सालों भर हर रोज़ के लिए, हर घर के सभी 5 लोग सदस्य का परिवार है तो सभी सदस्य को पर्याप्त सब्जी की उपलब्धता हो जाती है। तो सरकार के इस अभियान से खेती और खपत को बढ़ावा दी जा रही है, और इसका 2 मुख्य उद्देश्य है कि हरे साग सब्जियों के द्वारा रोजगार, जिससे कि महिलाएं जो होती हैं काम में लग सकते हैं और इसका बिक्री करके मार्केट में और इससे इनकम ला सकते हैं। और दूसरा है कि जो कुपोषण की समस्या है राज्य में, इससे खासकर बच्चे और महिलाएं ग्रसित रहते हैं ज़्यादातर, तो वो उनके लिए पोषण से भरपूर ये हरे साग सब्जी को जीवन शैली में शामिल करेंगे तो कुपोषण से भी निजात मिलेगा और स्वस्थ रहेंगे। तो साग सब्जियों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में भी बता दें। साग सब्जी में तो सभी पोषक तत्व हैं, लेकिन अगर खासकर उसमें प्रचुरता विटामिन और खनिज लवण की बहुत ज़्यादा होती है। तो विटामिन में खासकर विटामिन ए, बी, सी होता है, जिससे कि आँख की रोशनी को तेज करता है, आँखों से जो भी जुड़ी समस्याएं होती हैं उनके लिए, और जो भी त्वचा संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है ये हरे साग सब्जी। दूसरा, खनिज लवण में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन है, जो कि हड्डी और दांत की मजबूती के लिए। एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से जो शरीर में हीमोग्लोबिन कम होता है, खून नहीं बनता है, जिसकी वजह से एनीमिया की बीमारी होती है। जी। तो अगर हम ये हरे पत्तेदार साग सब्जी खाएंगे तो एनीमिया रोग से भी निजात होती है। यहाँ पे कुछ ब्लॉग का हमने पढ़ा है, उसमें है कि 60% से अधिक महिलाएं एनीमिक हैं। उनका जितना रेंज होना चाहिए हीमोग्लोबिन का उससे कम है। और इसके अलावा हरे पत्तेदार साग सब्जियों में फाइटोन्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा, झारखंड राज्य में बहुत तरह के साग पाए जाते हैं और कुछ सागों में तो औषधीय गुण भी होते हैं, तो उनके बारे में बता दें। झारखंड राज्य में तो साग की तो बहुत ही ज़्यादा नाम अगर देंगे तो बहुत है, लेकिन मैं कुछ मुख्य बता रही हूँ कि जैसे मट्ठा साग हो गया, इससे बच्चों का पेट दर्द में, पाचन संबंधी समस्या में बहुत ही लाभकारी है। कटई साग बहुत कॉमनली यहाँ पे सामान्य रूप में खाया जाता है, तो उसमें त्वचा संक्रमण की बीमारियों के लिए, सिर दर्द, मधुमेह, पेचिस, अपच, ये सब में भी वो लाभकारी है। मुचरी साग भी बहुत सामान्यतः खाया जाता है, वो गठिया, सूजन, पीलिया, जोड़ों के दर्द में भी लाभकारी है। गोलगोला साग एक होता है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इस ओमेगा 3 पाए जाने की वजह से ये हृदय रोग में बहुत ही लाभकारी होता है और जोड़ों और हड्डियों के दर्द में भी उपयोगी होता है। एक खपरा साग होता है, वो दांत से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, पायरिया हो गया, दर्द हो गया दांतों का, या कैविटी हो जाती है, सांस और अस्थमा की जो बीमारियां होती हैं, पीलिया हो गया, गले की खराबी, श्वसन से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, गले की खराबी, वो सब में लाभकारी है। इसी तरह दूधी साग हो गया, जो श्वसन संबंधी बीमारी, पाचन की समस्या और फोड़े फुंसी में भी लाभकारी होता है।
इसके अलावा तो बेंग साग वगैरह भी बहुत अच्छा हाँ काम मैडम, करता जैसे चाकोड़ साग हो गया, तो चाकोड़ साग, और चाकोड़ साग में एक बोलूंगी, जैसे कहीं कट फट गया तो उसका अगर हम रस लगा लेते हैं तो उसमें वो आयोडीन टिंचर की तरह काम करता है और वो जल्दी से घाव भरता है। त्वचा रोग में भी वो लाभकारी है, अल्सर, दांत खाज, खुजली, इसके लिए भी लाभकारी। और बेंग साग की आप बात करें तो बेंग साग तो उपलब्ध रहता ही है। सबसे ज़्यादा डायरिया हो गया, पेट से जो संबंधित समस्या है, उसमें उसकी चटनी अगर हम खाएं तो वो बहुत अभी कूलिंग इफेक्ट भी देता है। गर्मी के सीजन में वो तरावट भी महसूस कराता है और वो जॉन्डिस में भी लोग बोलते हैं जॉन्डिस में बहुत अच्छा करता है जी। और जो भी पेट से संबंधित समस्या है उसके लिए बहुत बेहतर ये विकल्प है। और मुनगा तो घरों में मुनगा तो 12 मास का है, अभी उसके लिए तो सीजन का नहीं है कि उसको स्टोर करने का जरूरत नहीं है, तो 12 मास रहता है। और मुनगा पे तो बहुत सारा शोध ऑलरेडी हो चुका है, जिससे कि उसमें केवल संक्रमित बीमारियों को नहीं बल्कि हृदय रोग, कैंसर, औषधीय गुणों से भरपूर है जी, हर एक बीमारी के लिए मुनगा तो रामबाण है और घर घर में, इसलिए इसका उपयोग तो गांव देहातों में बिल्कुल करना ही चाहिए। और मुनगा का तो हम अलग अलग तरीके से उपयोग करें, केवल साग बना के नहीं, इसको हम अलग अलग चीज़ों में डाल के, जैसे हम जब बड़ी बनाते हैं तो मुनगा को अगर हम डाल देंगे तो उसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। उसका पाउडर अगर बना के डाल दें तो उसका कलर भी अच्छा हो जाएगा और इसी तरह मुनगा का हम सेवन भी कर सकते हैं। और मुनगा का यदि पेड़ लगा रहे हैं तो उसका केवल साग नहीं, उसका हर एक चीज़ बहुत लाभकारी है। तो उसका हम फली भी खा सकते हैं, पत्ती भी खा सकते हैं, फूल भी खाते हैं, बिल्कुल। बल्कि उसके तने की जो बार्क होता है, जो छिलका होता है तने का, उसको भी घाव पे पीस के लगाने से जल्दी घाव भरता है। अच्छा, इस मौसम में कौन कौन से साग का प्रयोग कर सकते हैं? इस मौसम में जैसे फुटकल साग वगैरह हम ठंडी में ही तोड़ लिए रहते हैं तो उसको हम अभी गर्मी में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम ठंडी में तोड़ते हैं तो उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि उसकी पत्ती जो एकदम नई पत्ती आई रहती है उसका मुंह ना खुला हो। तो वो लगभग मार्च, ये होली के आसपास के समय में गांव देहातों में सुखा के रखे रहते हैं लोग। तो वो सुखाने से पहले एक चीज है कि उसको बॉयल करके तब सुखाना चाहिए, क्योंकि दूध वाला पौधा होता है तो उसको बॉयल करके सुखाना चाहिए। तो उसके बाद सुखा के अभी के टाइम में उसका चटनी या अचार उसका अगर हम बना के इस्तेमाल करते हैं तो ये गर्मी पेट को ठंडा करता है, लू लगने में जी। और इसी तरह नेथो साग भी हो गया, जो लू लग जाने पर इसकी चटनी बना के देने से आराम मिलता है। प्याज जो एक गले में जो एकदम थ्रस्ट वाली फीलिंग आती है उसमें कंट्रोल करता है। इसके साथ ही इस मौसम में जो मच्छर, कीड़े मकोड़े जो काटने से जो जलन होता है स्किन पे, उसमें भी अगर इसका रस लगा दे तो ये कूल इफेक्ट देता है। इन साग सब्जियों का उपयोग और किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में बता दे। जैसे हम सब्जी बनाते हैं जी, एक तो साग को अकेले सब्जी बना सकते हैं, मतलब बिना कुछ डाले। दूसरे आलू वगैरह के साथ करी बना सकते हैं। इसका हम बड़ी बनाते हैं, जो दाल की बड़ी, उसके साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और इसको ड्राई करके अगर रख रहे हैं अगले दूसरे सीजन के लिए, जो जिसमें इसकी उपलब्धता नहीं होती है, तो ड्राई करने के लिए इसको सन ड्राई नहीं करना है, मतलब धूप में डायरेक्ट ड्राई नहीं करना चाहिए हरे पत्तेदार सब्जियों को। इसको शेड में ड्राई करना है, छाया में सुखाना है, जिससे उसके जो मिनरल्स होते हैं वो वाष्पीकरण होकर उड़ नहीं जाएं, वो उसमें ही रह जाएं। और जब हम सब्जी बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो प्लेट को खोल के नहीं, तेज आंच पे नहीं करना चाहिए, धीमी आंच पे और प्लेट से ढक के उसको कुक करना चाहिए। और जब चलाना भी हो तो थोड़ा सा प्लेट हटा के थोड़ा सा चलाएं, जिससे कि उसका वाष्पीकरण होकर वो उड़ ना जाए। उसका तो जो पानी होता है उसमें उसका खनिज लवण रहता है जी, तो उसको हमें बचाना है। और कोशिश करनी है कि साग में पानी कम से कम डालें। साग तो खुद ही पानी छोड़ता है, तो कम से कम डालें। तो इससे उनके जो आयरन, कैल्शियम रहते हैं वो उसी में रहते हैं, वो कुकिंग में नष्ट नहीं होते जी। हमारे श्रोता सुन रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भाई बहन सुन रहे हैं, तो किस तरह से उनको साग का सेवन कितनी मात्रा में करीब करना चाहिए? देखिए, ऐसे तो है कि 300 ग्राम तक सब्जी का सेवन करना है, तो 100 ग्राम पत्तेदार सब्जी खानी है, 100 ग्राम उनको जमीन के अंदर वाली सब्जी खानी है और 100 ग्राम अन्य सब्जियां खानी है। एक नॉर्मल सामान्य वयस्क की बात कर रहे हैं। अगर 100 ग्राम हरे पत्तेदार सब्जी खानी है, 300 ग्राम में से सब्जी में से 100 ग्राम हरे साग खानी है, तो आप देख लीजिए कि आप अगर एक नॉर्मल वयस्क 100 ग्राम खा रहा है तो बच्चे को उसका आधा दीजिए, 50 ग्राम। बुजुर्ग का पूरा साग नहीं खा पाएंगे तो उनको 75-80 ग्राम तक उनको साग देना डेली का
ये जिससे कि उनको जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए और उनकी पोषण की जो पूर्ति हो जाए, मतलब जो माने डेली हम खा सकते हैं, डेली 100 ग्राम तक तो आराम से खा सकते हैं। अगर हम साथ में अन्य सब्जियां लेते हैं तो, अगर और कुछ नहीं ले रहे हैं तो इसकी मात्रा हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ साग खा रहे हैं तो और मात्रा बढ़ानी, केवल साग खा रहे हैं तो क्योंकि हमें सब्जी का 300 ग्राम का पोर्शन है तो हम और बढ़ा सकते हैं। और सब्जी के साथ तो गांव देहातों में दाल भी लोग दाल लेते हैं तो दाल तो रहेगा ही, 40 ग्राम तक दाल लेते हैं, जो 1 कटोरी दाल होनी चाहिए, लेकिन सब्जी का अपना पोर्शन 300 ग्राम होना चाहिए। जी, आपने हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को बहुत बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मैडम।